नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कैग रिपोर्ट आज एक और सामने आने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य जरूर खराब हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य पर ही ये कैग रिपोर्ट आधारित है। कुल मिलाकर 14 कैग रिपोर्ट आनी है, जिसमें से ये दूसरी रिपोर्ट है। क्या कुछ रहेगा नजर, आज विधानसभा का रहेगी नजर इस पर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पंजाब से जुड़ी हुई। जी हां, अब दिल्ली के बाद में पंजाब की शराब नीति इस वक्त चर्चा में है। नई शराब नीति का ये ऐलान किया गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो शराब नीति को लेकर तमाम सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही करेंगे चर्चा इस पर। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर है भूकंप से जुड़ी। जी हां, बीती रात भी डरावनी नजर आई और भूकंप से कहीं ना कहीं इस वक्त हर किसी के जहन में थोड़ा सवाल भी है और दहशत भी है। आखिर क्यों आ रहे हैं ये भूकंप बार बार, क्या है इसके पीछे की वजह, जानने की कोशिश करेंगे आज अपने इस सेगमेंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जो है दिल्ली से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज है चौथा दिन और आज एक और कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, जो पूर्व की आप सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलेगी। बताया यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट में अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, स्टाफ की कमी और भर्ती को लेकर के कई चीजों का जिक्र इसमें किया गया। हालांकि इससे पहले मंगलवार को नई आबकारी नीति पर आधारित कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और इसके साथ ही जिसको लेकर के जांच के लिए पीएससी का भी गठन अब किया जाना है और ये समिति 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कुल 14 कैग रिपोर्ट सदन में पटल पर रखेगी, जिसमें से एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और दूसरी रिपोर्ट आज सामने आनी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह इस पर अपना पक्ष रखती है। करेंगे इसको लेकर चर्चा। विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ होने वाला है खास, सबसे पहले एक नजर विधानसभा सत्र के कामकाज पर। तो आज स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट आज पेश होनी है। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। हालांकि पहले ये 3 दिन का ही सत्र था, लेकिन बाद में 2 दिन का सत्र और इसको बढ़ाया गया और आज स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पेश होगी। दूसरी ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी उठेंगे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और साथ ही पोल खुलती हुई नजर आएगी अस्पतालों की और मोहल्ला क्लिनिकों की। बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऑडिट रिपोर्ट से कहीं ना कहीं राज खुलेंगे। ये जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट है इससे कई सारे राज आज खुलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों कार्यप्रणाली की पोल खुलती हुई इससे नजर आएगी कि आखिर जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से काम होता था और कहां कहां खामियां पाई गई, वो तमाम बातें अब इस रिपोर्ट के जरिए आज सभी के सामने होंगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई बातें इस रिपोर्ट के आने से पहले ही सामने आ चुकी हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से सेवा दी जा रही थी, लोगों की परेशानी, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश करेंगी और इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद कहीं ना कहीं शराब नीति के बाद कैग की ये दूसरी रिपोर्ट है। कुल 14 रिपोर्ट आनी है और 14 में से ये दूसरी रिपोर्ट है, यानी कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब इस रिपोर्ट के अंदर और क्या कुछ खास है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों की जो पोल है वो एकदम खुलती हुई नजर आई है। इसके जरिए मोहल्ला क्लिनिकों की पोल किस तरीके से खुली है वो आपको बता रही, क्योंकि जितने मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर जांच की गई उनमें से 21 क्लिनिकों में टॉयलेट्स की सुविधा ही नहीं है। सोचिए जब टॉयलेट्स की सुविधा नहीं होगी तो महिलाएं और पुरुष किस तरीके से वहां पर जाएंगे। साथ ही 15 में बिजली बैकअप नहीं है, यानी कि अगर लाइट चली जाती है तो मोहल्ला क्लिनिक में छा जाएगा अंधेरा। 6 क्लिनिकों में जांच के लिए टेबल नहीं है। जब मरीज वहां पर पहुंचेगा तो आखिर उसकी जांच डॉक्टर्स कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल ही मौजूद नहीं है। 12 में विकलांग मरीजों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। इसके साथ ही अगर देखें तो ये तो बात रही मोहल्ला क्लिनिक की। इसके अलावा आयुष डिस्पेंसरी जो है उसमें भी कई सारी खामियां नजर आई हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में कुल 49 आयुष डिस्पेंसरी है, जिनमें से 17 में पावर बैकअप नहीं है, यानी कि लाइट जाने के बाद
डिस्पेंसरी जो है उनमें भी अंधेरा छा जाएगा। इसके साथ ही 7 में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और 14 में पीने का पानी तक वहां पर व्यवस्था नहीं है आयुष डिस्पेंसरी में। तो अपने आप में कई सारे सवाल इस कैग रिपोर्ट के जरिए खड़े होते हैं। हालांकि अब इसको लेकर के जांच भी होगी और आज फिलहाल आज ये रिपोर्ट पेश की जानी है। इसके अलावा ये तो बात रही आयुष डिस्पेंसरी की, लेकिन अगर बात दिल्ली के अस्पतालों की करें तो उसमें भी वाकई कई हैराने वाले केस इसमें सामने आए हैं। अगर बात करें अस्पतालों की तो दिल्ली में 27 में से 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा ही नहीं है। यानी कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो वो आखिर एडमिट कैसे होगा और कहां होगा, क्योंकि वहां पर आईसीयू की सुविधा ही नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है, यानी कि किसी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वहां पर ब्लड बैंक की ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, क्योंकि कोविड के दौरान ये कहा गया था कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन सोचिए 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन है ही नहीं। 15 अस्पतालों में शवगृह सेवाएं नहीं है। अगर किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को कहां रखा जाएगा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं अगर किसी मरीज को जरूरत पड़े तो वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है। इसके साथ ही 2016-17 से लेकर के 2020-21 तक केवल 1357 बेड ही अस्पतालों में नए जोड़े गए। हालांकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए था। इसके अलावा 8194 स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की कमी है। सोचिए ये पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं बेरोजगारी काफी ज्यादा, सर्जरी के लिए लंबे समय का इंतजार मरीजों को करना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो कांग्रेस के समय में कई अस्पताल शुरू किए गए थे, जिनमें से केवल 3 अस्पताल ही पूरे हुए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन और आज होनी है एक और कैग रिपोर्ट पेश। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए और कई मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएगी। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की पोल खोलेगी। जिस मोहल्ला क्लिनिक का बहुत प्रचार प्रसार किया गया था और ये कहा गया था कि 2 मुद्दे स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो बाकी जो सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे उसने बेहतर काम किया है और इसका बहुत ढिंढोरा पीटा गया था। लेकिन बीजेपी तब विपक्ष में रहकर ये कह रही थी कि देखिए कुछ मोहल्ला क्लिनिक बेहतर करके उन्हें सामने पेश करके इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। अस्पतालों को बेहतर करने की कोई कार्य योजना पर ठीक से काम नहीं किया है दिल्ली की उस वक्त की केजरीवाल सरकार ने, और ये दरअसल बनावटी रूप में बताया जा रहा है कि हेल्थ में बहुत कुछ काम हुआ है। अब जो कैग रिपोर्ट आनी है और जिसमें सूत्रों के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये कहती हैं कि कोविड के दौरान भी, क्योंकि कोविड के दौरान याद है कि स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वही उस दौरान थी, सभी राज्य सरकारों ने काम किया था। लेकिन दिल्ली में जितने बेड की बढ़ाने की ज़रूरत थी और जितनी मंजूरी मिली थी या जितनी क्षमता थी बढ़ाने की, उतने भी बेड बढ़ाए नहीं गए। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी लापरवाही की गई, चूँकि कोविड के दौरान मौतें हो रही थी और तब ये सामने आ रहा था कि जो भी स्वास्थ्य सुविधा हो, सरकारी, प्राइवेट, तमाम ट्रस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा दें। और हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स देश भर के और पैरामेडिकल स्टाफ जुटे हुए थे। लेकिन बतौर राज्य सरकार क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की, वो जिम्मेदारी क्या थी, उस जिम्मेदारी को केजरीवाल सरकार ने निभाया निभाया तो कितना निभाया और फिर नहीं निभाया, इन सब का एक जो है दस्तावेज आंकड़ों के लिहाज से कैग रिपोर्ट में सामने आने वाला है। आपने तमाम बातें बताई जो संभवतः कैग रिपोर्ट में सामने आ सकती है, जो मीडिया के हवाले से आई हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 गवर्नेंस मॉडल के पहलुओं पर आम आदमी पार्टी दावे करती थी। कैग रिपोर्ट इन सब की पोल खोलने वाली है। आप आज देखेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट से तमाम बातें सामने आएंगी। आबकारी नीति जो वापस ले ली गई थी, जिसकी वजह से हम जानते हैं जेल भी गए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उस पर कैग रिपोर्ट आई। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा, राजस्व नुकसान हुआ, किस तरह से दिल्ली में जगह जगह शराब की नई दुकानें खुली गई, किस तरह से कुछ लोगों को फायदा दिया गया, कुछ कंपनियों को, उसका तो तमाम जिक्र ही है जो लोक लेखा समिति को भेजा जा चुका है। तो उसका गठन होगा, 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। अब ये एक और कैग रिपोर्ट है, चूँकि अभी
विधानसभा की कार्रवाई आगे और होनी है, आज भी है और 3 तारीख को भी है, सैटरडे संडे के बाद, तो उस दिन भी हो सकता है कि चर्चा भी हो या कोई एक और कैग रिपोर्ट सामने आए। तो केजरीवाल के दौरान जो कुछ हुआ था, आम आदमी पार्टी सरकारों के दौरान जो कुछ हुआ था, अब उसकी एक एक प्रामाणिक जानकारी कैग रिपोर्ट के जरिए जनता के बीच आ रही है, विधानसभा के पटल पर जब रखा जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, और आज के विधानसभा सत्र पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं पंजाब से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां दिल्ली में इस वक्त आप पार्टी जो है वो शराब नीति को लेकर रिपोर्ट सामने आ चुकी है कैग की, और पीएसी का गठन होने वाला है, लेकिन ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और वही मुद्दा अब पंजाब में भी गरमाने लगा है। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिनमें कई प्रावधान हैं, जैसे ई टेंडर से अब नई दुकानें दी जाएंगी, शराब की कीमतों में इजाफा हो सकता है, देसी शराब कोटे में भी 3% की वृद्धि हो सकती है, और भी कई सारे प्रावधान हैं। पंजाब में नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने तमाम सवाल उठाए। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो पंजाब की नई शराब नीति पर घमासान इस वक्त मचा हुआ है, जहां दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी इस शराब नीति को लेकर घिरी हुई है, लेकिन अब वही पंजाब से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और ये मुद्दा अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी गरमाया हुआ है, जहां विपक्ष की तरफ से कैग से पंजाब की आबकारी रिपोर्ट की मांग की गई है। पंजाब सरकार ने नई शराब नीति को मंजूरी दी है, लेकिन इसके बाद ही कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम सवाल इस वक्त खड़े कर रहा है। दरअसल पंजाब को 11,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इससे मिलने की उम्मीद ये जताई गई है कि जब ये नई शराब नीति लागू होगी तो इससे ये फायदा होगा, राजस्व को सीधे तौर पर फायदा होगा। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 से ये नई पॉलिसी लागू होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने तमाम सवाल उठाए, और ये वो प्रमुख पार्टियां हैं पंजाब की जो सबसे ज्यादा नजर आती हैं, और कैग से पंजाब की आबकारी नीति के ऑडिट की मांग इस वक्त विपक्षी पार्टियों की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर देखिए तो कई सारी चीजें नजर आती हैं, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही आम आदमी पार्टी घिरी हुई है इस शराब नीति को लेकर, और अब यही शराब नीति कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर भी नजर आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष इस वक्त आग बबूला है, और ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब पंजाब में भी यही नीति लाई जा रही है। क्या कुछ बदलेगा इससे, एक बार उन ग्राफिक्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस नई शराब नीति से क्या कुछ होंगे बदलाव। दरअसल नई पॉलिसी के बाद में शराब की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो सकता है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। जो रेट है शराब के वो बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ई टेंडर से ये नई दुकानें दी जाएंगी। जो भी व्यक्ति दुकान लेना चाहेगा वो ई टेंडर के जरिए ही उसको ये दुकानें मिलेंगी। इसके अलावा 874 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व जुटाने का सीधे तौर पर लक्ष्य इस नई पॉलिसी के जरिए, इस नई नीति के जरिए रखा गया है। अगले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो 11,020 करोड़ जुटाने का ये टारगेट है, ये उम्मीद है इस वक्त आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर। राज्य में शराब की कुल दुकानों की संख्या अगर हम देखें तो 6,374 ये कुल दुकानों की संख्या है अभी के लिहाज से, लेकिन देसी शराब का कोटा भी 3% जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो देसी शराब का कोटा होता है उसे भी बढ़ावा दिया गया है। नए आबकारी अगर हम देखें तो नए आबकारी पुलिस थाने भी स्थापित यहाँ पर किए जाएंगे, तो सीधे तौर पर कई सारे बदलाव भी हैं। इसके साथ ही नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने को भी मंजूरी ये दी गई है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर के ये पूरा मामला इस वक्त पंजाब के अंदर खासतौर पर गरमाया हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब ऐसे में सुनील जाखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने पंजाब की ये शराब पॉलिसी बनाई, और क्या कुछ कहा है एक बार सुन लेते हैं। उस दिल्ली पॉलिसी की तर्ज के ऊपर ही पंजाब की लीकर पॉलिसी उन्होंने बनाई है, और वही पॉलिसी आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के निवास स्थान पे हो रही कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव भी की जाएगी। तो जहां मैं भगवंत मान जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, वहीं पे मुझे चिंता हमारे पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा जी की भी है। मैं नहीं चाहता, और मैं इस बात का मुझे यकीन भी है कि हरपाल चीमा जी भी नहीं चाहेंगे कि उनका हशर भी वही हो जो मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली में हुआ। उस सारी घटनाक्रम के अंदर मुझे आशा की किरण एक दिखाई दे रही है कि जिस तरह इस दिल्ली की लीकर पॉलिसी ने दिल्ली के लोगों के सामने
अपने आप को कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली कट्टर बेईमान और पखंड पे आधारित जो पार्टी थी उसका असल चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने पेश किया और उसका जो हशर हुआ है दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है पंजाब के लोग भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का हशर वही कर रहे हैं। तो सुनील जाखड़ को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कई सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया ने ही ये पॉलिसी बनाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमरेंद्र, मनीष सिसोदिया इससे पहले जेल की हवा खा चुके हैं और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ रही है, क्योंकि नई जो पॉलिसी है वो इस वक्त पंजाब के अंदर लाई गई है और सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पिछले कई दिनों से पंजाब में ही है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अमरेंद्र, देखिए कृतिका, सबसे पहले अगर कोई मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ के उन स्टेटमेंट पर देखिए, जो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आपदा की सरकार है वो आफत में आई क्योंकि उन्होंने शराब नीति बनाई और यही हश्र होने वाला है उनका पंजाब में, क्योंकि कल पंजाब की कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट ने कल नई आबकारी नीति को पंजाब में लागू कर दिया गया है और उसके तहत जो सूत्र बता रहे हैं उसमें पूरा योगदान जो निवर्तमान जो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का पूरा हाथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक थे वो चाहते थे कि दिल्ली की लिकर पॉलिसी को पंजाब में लागू कर दिया जाए और कई दिनों से इसकी कवायद चल रही थी। हालांकि जो सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है ये नहीं चाहते थे कि पंजाब में दिल्ली वाली पॉलिसी लागू हो, लेकिन इस तरह की बात आ रही है कि जो पार्टी आला कमान चाह रहे थे उसके मुताबिक उन्होंने कल नई कैबिनेट ने, जो पंजाब की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को लागू कर दिया है और इसके तहत जो लक्ष्य रखा है 11,020 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, ये वही पॉलिसी है कृतिका जिसमें मुख्यमंत्री जब रहे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद वो जेल गए, 156 दिन उन्होंने तिहाड़ की हवा खाई। इसके अलावा जो आबकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल की हवा उन्होंने खाई है। इसके अलावा संजय सिंह जेल में रहे। पार्टी के तमाम आला जो नेता है वो निशाने पर है इसी नीति को लेकर, और दिल्ली में जिस तरह से एलजी विनय कुमार सक्सेना ने उनकी कलई खोलनी स्टार्ट की थी उससे वो बैकफुट पे आए और ये चुनाव में नतीजे भी बताते हैं कि किस तरह से आपदा ने आफत दे दी थी दिल्ली में और यही मॉडल उन्होंने पंजाब में प्रारंभ करने का प्रयास किया। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस तरह से पंजाब में एक छवि रही है कि ओरछा पंजाब की एक छवि पिछले काफी टाइम से रही है जहाँ पे लोग शराब को लेके इतने अवेयर नहीं रहे और शराब खुलेआम परोसी जाती रही है। और इसने इस सरकार की इस नीति को देखिए इस तरह से टेंडर में जो आप अगर आप मोटा रेशा देखेंगे तो न सिर्फ जो देसी शराब है उनको 3% बढ़ाने का प्रयास किया गया है इस नीति में, और वही जो सेम पॉलिसी दिल्ली में थी कि ई टेंडर के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन होगा वही पंजाब में लागू किया गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और बार है उसके लाइसेंस में भी सर्जी की गई है, यानी कि 12 बोतलों की जगह 36 बोतलों के साथ कोई भी पार्टी हो सकती है। पंजाब में ऑलरेडी जिस तरह की छवि थी उस छवि को बरकरार करने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर है और ये जो नीति है कहीं ना कहीं जो भगवंत मान कैबिनेट है उनके लिए आने वाले समय में मुसीबत का सबब हो सकती है, क्योंकि पार्टी पहले से ही बैकफुट पर चल रही है। दिल्ली में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पंजाब में भी आपको पिछले दिनों अगर याद होगा तो 36 विधायक जो है कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं पार्टी बचाने की कवायद के बीच में ये जो नीति है क्या इनके लिए कहीं ना कहीं एक कहें कि बहुत ही कठिनाई वाला सबक साबित हो सकता है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए तो पंजाब के अंदर एक बार फिर से अब नई आबकारी नीति जो कि दिल्ली के अंदर भी नजर आई और वही मुद्दा अब पंजाब में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कैग से इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट दी जाए। फिलहाल नजर इस खबर पर बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे अर्थक्वेक से जुड़ी हुई खबर। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है। अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे भूकंप को लेकर। जी हां, पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग राज्यों में और कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर झटके आधी रात या फिर सुबह के समय आए हैं। हाल ही में बीती रात की अगर हम बात करें तो भारत समेत 4 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें से भारत के साथ साथ उसके देश लगे जो हैं नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल है। तो वही अगर तिब्बत की बात करें तो एक महीने के अंदर, बीता जो एक महीना है उसके अंदर 49 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब बार बार आ रहे इन भूकंप से हर कोई दहशत में है। हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर क्यों बार बार भूकंप आ रहा है। क्या बार बार भूकंप का आना किसी बड़े खतरे का संकेत है? और यही बात इस वक्त जवाब कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक भी इस जवाब को जानने का। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो कई बार ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन आखिर क्यों ये झटके बार बार आ रहे हैं, एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं। आधी रात को दरअसल ये धरती कांपी है। बीती रात की हम बात कर रहे हैं और एक साथ कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें हम देखें तो बिहार है और देर रात करीब 2:36 पर ये भूकंप के झटके बिहार के अंदर महसूस किए गए। इसके साथ ही अगर हम देखें आगे, अगर हम नजर डालें तो दरभंगा, समस्तीपुर, सारण में ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप जो आधी रात को आया है 2:36 पर ये भूकंप आया है। और साथ ही रिक्टर पैमाने की अगर हम बात करें तो इसकी तीव्रता जो है 5.5 मापी गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इसे माना जाता है। तो 5.5 तीव्रता के साथ ये भूकंप आया और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है और इसकी तीव्रता के बारे में जानकारी दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ भारत नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास ये भूकंप का केंद्र था, जिसका असर कहीं ना कहीं बिहार तक पड़ता हुआ नजर आया और जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में इसका केंद्र बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर की गहराई थी और पाकिस्तान में भी सुबह 5:14 पर 4.5 तीव्रता का ये भूकंप वहां पर भी महसूस किया गया है। तो पाकिस्तान की हम आपको बता रहे हैं, नेपाल में इससे पहले हमने आपको बताया। हालांकि फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर नेपाल में ही बार बार इस तरीके के भूकंप क्यों आ रहे हैं। एक बार उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेंगे। तो दरअसल नेपाल में भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। हिमालयी देश नेपाल में भूकंप आना अब एक कहीं ना कहीं आम बात इस वक्त हो चुकी है, क्योंकि भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील है। नेपाल का पूरा जो क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है भूकंप को लेकर और इसीलिए बार बार वहाँ पर झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। सबसे सक्रिय टेक्टोनिक जोन में से एक है ये नेपाल और यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आखिर ये भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल बताया जाता है साइंटिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो भूकंप के लिए कई टेक्टोनिक प्लेट्स से जो है वो धरती की सतह बनी हुई है और लगातार ये प्लेट्स जो है अपने आप में हिलती रहती हैं, टकराती हैं, हरकत में रहती हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कंपन महसूस होता है। अक्सर आपस में ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो टकराती हैं, एक के ऊपर एक ये प्लेट्स होती हैं और जब ये टकराती हैं तो भूकंप जैसी स्थिति बनती है। हालांकि प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं और अपार ऊर्जा इसके जरिए निकलती है, जो कि ऊपर जब आती है इसकी जो ध्वनि है वो जब ऊपर आती है तो वो भूकंप में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं, का रुख करेंगे। तापस, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस करे जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में हमने महसूस किए झटके, असम में भूकंप आया, बंगाल की खाड़ी में भूकंप आया और अब बिहार में जिसका केंद्र नेपाल था। जी, आपने सही कहा कि ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि दो टेक्टोनिक प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट भी, भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है
वो बना है दो टेक्टोनिक प्लेट के एक आने की वजह से। और ये हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो भी इसी वजह से हुई है। दोनों टेक्टोनिक प्लेट जो आपस में टकराते हैं तो ये जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय का वो उसमें आता है। तो ये जो दोनों का जो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है उसी की वजह से ये भूकंप आना लाजमी है। और यही रीजन है कि नेपाल और उसका आसपास का जो पूरा इलाका है, तिब्बत कहिए या फिर जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, वो इसी वजह से इतना ज्यादा सिस्मोलॉजिकली एक्टिव रहता है। और ये होना भी चाहिए। उसका रीजन है कि अगर ये नहीं होता है तो आप सोचिए कि कोई बड़ी क्वेक की जो अंदेशा है उसको वो बढ़ जाता है। रीजन मैं बताता हूँ, जब इस तरीके के भूकंप आते हैं तो ये प्रेशर जो है आपके जो टेक्टोनिक प्लेट के नीचे प्रेशर होते रहते हैं, ये प्रेशर को रिलीज करता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि एक तरह से ये खतरा बढ़ता रहता है। तो आप जैसे हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली भी सिस्मोलॉजी जोन 4 में आता है, तो यहाँ पे भी जब भूकंप आता है तो ये दर्शाता है कि ये जो प्रेशर है वो निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई जितने भी बंगाल में आए या फिर इसमें ये इसका रीजन कुछ इनमें कोई एक लय है या कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, ऐसा नहीं है। कोई ये लोकलाइज्ड है, ये अपने तरीके का अपने अपने जगह पे, जैसे बंगाल का एक फॉल्ट लाइन है, नेपाल का एक फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे भूकंप आना दर्शाता है कि ये जो एरिया है वो एक्टिव है और ठीक है। अगर यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं या फिर उसके झटके महसूस नहीं होते, प्रेशर रिलीज नहीं होता है, तो बड़े भूकंप की जो है आशंका बढ़ जाती है। और जब इस तरीके के बड़े भूकंप आते हैं, इससे पहले भी नेपाल और उसके आसपास इलाकों में, हिमालयन एरिया में जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे बड़े भूकंप आए तो तब वहां पे दिक्कतें हैं बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये जो छोटे भूकंप के झटके हैं ये एक तरह से प्रेशर रिलीज करते हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।